नौकर जोर लगा लगाकर मेरा मसाज करता। मैं उसको पैसे पकड़ा तो कहता, रहने दो, मालकिन वसूली रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जैसे जैसे वह मसाज करता, मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे होश उड़ गए। जब उस रात मसाज करते करते मेरा नाम स्वराली है, मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ता आता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो काली मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टर की बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था। इसीलिए मेरी माँ एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा ताबीज दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन मान जाए। उस बुर्जू ने मेरी माँ से आर्स हज लिए और ऐसा ताबीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरा बाप ने उससे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था। स्वराली एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की, जिसने सपनों को अपनी पलकों पर संजो रखा था। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने की चमक थी और अपने पिता का नाम रोशन करने का जुनून। बचपन से ही उसे आदत थी कि हर कोई उसकी मासूमियत और सुंदरता पर मोहित हो जाता था। हर दिन उसके घर रिश्तों की कतार लगती, मगर उसकी माँ की आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखना। स्वराली की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ उसके पिता थे, जो उसकी पढ़ाई के महत्व को समझते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, उनका नाम रोशन करे। दूसरी ओर उसकी माँ थीं, जो स्वराली के हाथों में जल्दी से जल्दी मेहंदी देखना चाहती थीं। लेकिन जब स्वराली ने अपनी माँ से कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो उसकी माँ के चेहरे पर मायूसी और नाराजगी का एक साया छा गया। उन्होंने कई बार कोशिश की कि स्वराली अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, पर पिता की जिद ने हमेशा उसकी राह आसान कर दी। हार मानकर उसकी माँ ने एक दिन एक तांत्रिक बाबा की शरण ली। उन्होंने बाबा से गुजारिश की कि वो कुछ ऐसा करें कि स्वराली के पिता शादी के लिए तुरंत मान जाएं। बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उसकी माँ को एक ताबीज सौंप दिया। महंगे दामों पर खरीदा गया वह ताबीज मानो जैसे स्वराली के सपनों को झंझोड़ कर रख देने वाला था। अगले ही दिन स्वराली के पिता ने खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, जो उसके लिए उनके सबसे करीबी दोस्त का था। स्वराली का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन अपनी माँ और पिता की खुशी के लिए उसने खुद को उनके फैसले के हवाले कर दिया। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई, जो बेहद अमीर था। ससुराल वालों ने कहा कि वह शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है, परंतु इस अनजाने सफर में स्वराली के जीवन की राहें कहीं और मुड़ने वाली थीं। स्वराली के ससुराल का ऐशो आराम किसी महल से कम नहीं था। हर चीज एक शाही ठाट से सजी हुई थी और वह इस नए जीवन की भव्यता में खो सी गई। पति के व्यस्त दिनचर्या के बीच उसकी सेवा के लिए कई नौकर मौजूद थे, जिनमें से एक नौकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। एक दिन उसने स्वराली से बताया कि वह कई सालों से इस घर में है और उसे घर के सदस्य की तरह ही समझा जाता है। ये सुनकर स्वराली के मन में उसके प्रति सम्मान और एक तरह की आत्मीयता उत्पन्न होने लगी। एक सुबह जब वह थकी थकी सी बिस्तर पर पड़ी थी, वही नौकर उसके कमरे में आया और बोला, मालकिन, अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर दबा दूं, आपको आराम मिलेगा। स्वराली एक पल के लिए चौंक गई। उसने अपनी सुंदरता और जवानी के रहते हुए भी कभी किसी पराये मर्द से इस तरह का स्पर्श महसूस नहीं किया था। उसकी झिझक तुरंत उसकी प्रतिक्रिया में बदल गई। नहीं, मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा कि कोई पराया मुझे छुए। उसकी सख्त आवाज सुनते ही नौकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में एक हल्की उदासी आ गई। वह चुपचाप कमरे से चला गया। स्वराली को महसूस हुआ कि उसने उसे बहुत कठोरता से जवाब दिया था। उसका दिल नर्म था और इस बात का पछतावा उसे धीरे धीरे कचोटने लगा। शायद उसने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया था। हो सकता है कि वह सचमुच में उसकी देखभाल करना चाहता था, क्योंकि यह काम उसके लिए कोई नया नहीं था। अगले दिन वही हुआ जब उसने फिर से स्वराली से सेवा का प्रस्ताव रखा। इस बार वह थकी हुई थी और खुद को रोक नहीं पाई। एक अजीब सी बेचैनी और झिझक के साथ उसने इस प्रस्ताव को नकारा नहीं किया, पर उसके मन में अपने पति की सोच और इस नौकर के प्रति एक अजीब आकर्षण का संघर्ष जारी था। स्वराली ने धीरे धीरे अपने पैरों को बिस्तर से नीचे किया और उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे पैर दबा सकते हो। यह सुनकर नौकर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीरे धीरे
और बेहद संजीदगी से उसके पैरों को दबाना शुरू कर दिया। उसकी हर छुअन स्वराली को एक अजीब सी शांति दे रही थी। कुछ ही पलों में थकान और नींद की गहरी परतों में वो खोने लगी। नौकर ने उसे धीरे से कहा, मालकिन, आप बिस्तर पर लेट जाएं। आपको नींद आ रही है। मैं आपके पैरों को दबाता रहूंगा। स्वराली मानो किसी नशे की हालत में थी। बिना कुछ सोचे विचारे बिस्तर पर लेट गई। नौकर ने उसके पैरों को धीरे धीरे दबाना जारी रखा और स्वराली को कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह नौकर अभी भी उसके पैरों को दबा रहा था। उसे देखते ही स्वराली के दिल में एक अजीब सा दर्द और कृतज्ञता का एहसास हुआ। उसने पर्स से कुछ रुपए निकाले और नौकर के हाथ में रखते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत का हक है। नौकर का चेहरा अचानक शर्म से झुक गया। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तनख्वाह काफी है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। स्वराली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ पैसे नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। उसकी बात सुनकर नौकर ने वह रुपये चुपचाप स्वीकार कर लिए और कमरे से बाहर चला गया। उस शाम जब स्वराली ने उसे फिर से अपने कमरे में बुलाया तो उसने महसूस किया कि उसकी मालिश से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने उसे कहा, जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तुम मेरे पास रह सकते हो। तुम्हारी मालिश से मुझे गहरी नींद आती है। नौकर की आंखों में थोड़ी खुशी और शायद थोड़ी उम्मीद की हल्की चमक थी और इस बात को महसूस करते हुए स्वराली के मन में भी एक नर्म सी कशिश महसूस हुई। स्वराली की जिंदगी जैसे एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई थी। जब नौकर ने धीरे से कहा, मालकिन, मैं तो एक मामूली सा नौकर हूं। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मुझे खुशी है कि मेरी सेवा से आपको सुकून मिलता है। स्वराली के दिल में एक नर्म भाव उमड़ आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। जैसे ही तुम मेरे पैरों को छूते हो मेरी सारी थकान बह जाती है। फिर एक दिन नौकर ने बताया कि कभी कभी उसकी सास भी उससे मसाज करवाती थी। यह सुनते ही स्वराली हैरान रह गई। उसने अपनी सास को कभी ऐसा सोचने वाली महिला नहीं माना था, लेकिन नौकर की बात में सच्चाई की झलक थी जिससे वो उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। उसे ससुराल आए 1 महीना बीत चुका था और इतने समय में वह नौकरों के स्वभाव को समझ चुकी थी। घर की और नौकरानियां स्वभाव से चालाक और बातें फैलाने वाली थीं। स्वराली ने उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। पर इस पुराने नौकर के प्रति उसके मन में एक भरोसा बना हुआ था, क्योंकि वह हमेशा सिर झुकाकर उसके कमरे में आता था और उसके स्पर्श में कभी कोई असामान्य बात महसूस नहीं होती थी। हर रात जब वह स्वराली की थकान उतारता उसके अंदर मानो एक सुकून भर जाता। एक दिन स्वराली ने अपने पति से मन की बात कही, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। ये सुनकर उसके पति ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम हर समय बस सोती ही रहती हो। मैं रात को आता हूं तो तुम पहले ही गहरी नींद में होती हो। दिन में तो मेरे पास समय नहीं होता और रात को जब मैं घर आता हूं तुम सो चुकी होती हो। स्वराली के मन में यह बात घर कर गई। उसे महसूस हुआ कि शायद ये सब कुछ उसी नौकर की मालिश का असर था जिसने उसे किसी और ही दुनिया में बांध रखा था। स्वराली का दिल अपने पति के इंतजार में धड़क रहा था। वह जानती थी कि पति की शिकायत सही थी। रातों को उसके साथ जागकर समय बिताने की उसकी चाह अधूरी ही रह जाती थी। इस बार उसने खुद से वादा किया कि इस रात वह अपनी नींद पर काबू रखेगी और जब तक उसका पति घर नहीं आएगा वह नहीं सोएगी। शाम को उसने नहा धोकर खुद को सजाया, जैसे एक नई दुल्हन अपने पिया के इंतजार में सजती है। दिल में एक नए उत्साह के साथ वह बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में नौकर आया और हमेशा की तरह उसने मालिश का प्रस्ताव रखा, मगर इस बार स्वराली ने विनम्रता से इनकार कर दिया। नौकर की आंखों में हल्की उदासी झलक उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह फिर कमरे में आया, हाथ में दूध का गिलास लिए। स्वराली को भूख महसूस हो रही थी और बिना कुछ सोचे उसने दूध पी लिया। फिर पति का इंतजार करते हुए वह सजग बैठी रही, पर जैसे ही कुछ समय बीता उसे एक गहरी नींद ने आ घेरा और वह सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में सवालों की बाढ़ सी आ गई। नौकर तुरंत कमरे में आया और उससे पूछा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? स्वराली ने तुरंत बिस्तर के पास देखा, पर वहां कोई नहीं था। नौकर ने बताया, मालिक को सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो नाश्ता करके चले गए। उसके दिल में मायूसी का एक भंवर उठ खड़ा हुआ। रात भर पति का इंतजार करती रही और वो सुबह होते ही चले गए। उसने थकी आवाज में नौकर से चाय लाने के लिए कहा और जैसे ही वह कमरे से बाहर गया स्वराली की नजर अचानक अपने शरीर पर पड़ी। पिछली रात जब उसने खुद को दुल्हन की तरह सजाया था, अब वह कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। उनकी जगह कुछ और ही कपड़े थे और उसके गहने अभी भी वैसे ही थे। यह सोचते ही उसका सिर भारी होने लगा। वह घबरा गई और उसके मन में अजीब अजीब से सवाल उमड़ने लगे। रात को उसके साथ क्या हुआ था? उस समय कमरे में कौन था? उसके भीतर एक अनकहा डर और बेचैनी जन्म ले चुकी थी। स्वराली के मन में एक घबराहट का सैलाब उमड़ने लगा। रात के खौफनाक एहसास
और दर्द भरे सवालों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल थे और दिल में एक उलझन। क्या हुआ था उस रात? लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब थी। वह घबराई और सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसका शरीर अजीब दर्द से तड़प रहा था। तभी नौकर चाय लेकर आया। स्वराली ने उसे देखा और चुपचाप कहा, मेरा शरीर दबा दो। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी और थकावट थी। नौकर बिस्तर के पास आकर धीरे धीरे उसके शरीर को दबाने लगा और स्वराली अपने विचारों में खो गई। उस दिन उसे जैसे कहीं राहत मिली, लेकिन उसके मन में सवालों के ढेर थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसके पति घर लौट आए। उसे देखकर स्वराली का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, तुम घर नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए रात को दुल्हन बनकर इंतजार किया, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। पति ने शांत स्वर में कहा, मैं रात को कमरे में आया था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी। मैंने तुम्हें जगाया नहीं। स्वराली को यह सुनकर हैरानी हुई। तो फिर मेरे कपड़े किसने बदले? और यह जो दर्द हो रहा है, वह क्यों है? वह पूरी तरह उलझन में थी। उसके पति ने कहा, ठीक है, अब मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आज रात मुझे एक काम से बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। लेकिन अब मेरे पास 3-4 घंटे का वक्त है। अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। स्वराली का दिल खिल उठा। शादी के बाद यह पहला मौका था जब उसे अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा था। वह खुशी खुशी तैयार होने लगी, जबकि पति गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी नौकर कमरे में आकर खड़ा हो गया और स्वराली से पूछा, मालकिन, आप कहीं जा रही हैं? स्वराली ने जवाब दिया, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नौकर ने हल्के से कहा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाएं, क्योंकि आपका शरीर अभी बहुत थका हुआ है। ये सुनकर स्वराली के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसे लगा कि वह नौकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह उसके फैसले में कोई दखल दे रहा हो। उसका मन उखड़ गया और उसने तीखे शब्दों में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है? स्वराली का दिल किसी अजनबी सी हलचल से भर गया था। वह गुस्से में थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका गुस्सा कहीं न कहीं बेसब्री और उलझन से था। उसने नौकर से सख्ती से कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह खुद ही हैरान रह गई। अचानक उसने देखा कि उसे उस नौकर से इतना गुस्सा क्यों आ गया था। वह उसकी सलाह, उसकी मदद या उसकी परवाह से तंग आ गई थी, या शायद वह खुद अपनी निजी इच्छाओं और जरूरतों को समझ नहीं पा रही थी। स्वराली घर लौटी तो देखा कि वह नौकर सामने नहीं आया। शायद वह जान गया था कि उसने उसे तंग कर दिया था। वह खामोश हो गया था। घर में प्रवेश करते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे उसे मसाज की आदत हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे उसका शरीर अब उस सुकून के बिना नहीं रह सकता था जो उसे उस नौकर से मिलती थी। आज रात वह उसे महसूस कर रही थी। उसने नौकरानी को भेजा ताकि वह उस नौकर को बुलाए, और फिर कुछ देर बाद वह नौकर उसके कमरे में आ गया। चुपचाप बिना कुछ कहे वह बिस्तर पर बैठकर उसके पैरों को दबाने लगा। स्वरलाली का दिल एक अजीब सी शर्मिंदगी से भर गया। उसे याद आया कि उसने उस नौकर को कैसे खरी खरी सुनाई थी, लेकिन वह सब अब बिना किसी बुराई के सिर्फ खामोशी में बदल चुका था। वह उसकी बातों को बुरा नहीं मान रहा था, जैसे उसने उसे माफ कर दिया था, बिना कोई सवाल किए। स्वराली ने महसूस किया कि वह नौकर कभी गुस्से का कारण नहीं था, बल्कि उसकी अपनी उलझने, और दरअसल वो स्वयं थीं जो चीजों को न समझ पाई। उसने चुपचाप उसे देखा और कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझसे क्या हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुरा कहा। लेकिन अब मैं समझ पाई हूं। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, और तुम्हारा टोकना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे खेद है, मुझसे माफी मांगो। हालांकि वह नौकर उसका नौकर था, वह उसे अपने तरीके से इंसानियत का हिस्सा मानती थी। उसे एहसास हुआ कि मालिक होते हुए भी उसके अंदर एक इंसानियत की भावना बची हुई थी, और वह उस नौकर से माफी मांगने का फैसला किया। वह नौकर, जो सैलरी के बदले उसकी सेवा करता था, अब भी एक इंसान था। स्वराली ने चुपचाप उसकी बात सुनी और गहरी सोच में खो गई। नौकर का जवाब उसके मन को अजीब सा सुकून दे गया था। उसने जो कहा था, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए सैलरी लेता हूं, आप जो चाहें कह सकती हैं। उससे यह साफ था कि वह अपनी जगह को समझता था, और उसने अपना काम बिना किसी शर्त के किया था। हालांकि स्वराली को यह एहसास हुआ कि शायद वह बहुत ज्यादा उस पर निर्भर हो गई थी, लेकिन वह मन ही मन ठान चुकी थी कि अब वह कभी भी इस नौकर से किसी तरह की बेकार उम्मीदें नहीं लगाएगी। वह उस रात देर तक मसाज करवाती रही और फिर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका पति बाथरूम में था और घर जाने की तैयारी कर रहा था। वह हैरान होकर उसे देखती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया था। नौकर की मसाज से इतनी गहरी नींद आई कि न उसे पता चला कि वह कब कमरे से निकला, और न ही वह जान पाई कि उसका पति कब घर आया। स्वराली ने सोचा, इस नौकर की मसाज में ऐसा क्या राज है? मुझे इतना गहरी नींद क्यों आती है? मेरे पति के घर आने से पहले मैं हमेशा सो जाती हूँ,
और जब उठती हूँ तो सिर भारी महसूस होता है। यह विचार उसे परेशान करने लगा, लेकिन उसने यह सब अपने पति से छिपाए रखा। वह नहीं चाहती थी कि वह जाने कि वह उस नौकर से मसाज करवाती है। एक दिन, जब उसका पति दिन के वक्त घर पर था, उसने ठान लिया कि वह इस बार कुछ अलग करेगी। उसने नौकर से घर के सभी काम कराए और उसे अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं दी। सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा और उसने यह सुनिश्चित किया कि मसाज वाली बात किसी से न खुल सके। लेकिन जब उसका पति घर से बाहर जाता, तो वह चुपके से उस नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी, जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। स्वराली का मन और शरीर दोनों अब इस नए बदलाव के साथ तंग हो चुके थे, और वह खामोशी से इस सब का हिस्सा बनती जा रही थी, जबकि वह खुद भी इस रिश्ते की उलझन और कशमकश को समझने की कोशिश कर रही थी। स्वराली की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन, जब उसका पति अचानक घर आ गया, वह घबरा गई। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। क्या हो अगर नौकर अभी भी कमरे में हो? उसने तुरंत सोचा कि उसे नौकर को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन वह नौकर बड़ा समझदार था। उसने अपनी समझदारी से अपने काम में व्यस्त हो गया और बिना किसी शक के स्वरलाली के पति ने घर में प्रवेश किया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। स्वराली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों इस नौकर पर इतनी निर्भर हो गई थी। उसे यह महसूस होता कि वह किसी अजीब सी जादुई तासीर के प्रभाव में आ गई है। जब भी वह इस नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उसके पूरे शरीर में दर्द हो जाता था। सुबह उठते ही सिर भारी हो जाता और थकान महसूस होती। एक रात जब उसने फिर से नौकर से मसाज करवाई और गहरी नींद में सो गई, तो सुबह उसकी आंखें खुलने पर उसके पूरे जिस्म पर अजीब से लाल निशान थे। ये क्या था? क्या उसका पति उसे चोट पहुंचा रहा था? ये विचार उसके मन में उठते गए, लेकिन उसने इन सवालों का जवाब नहीं पा लिया। वह शीशे के सामने गई और खुद को देखा। निशान और भी फैल चुके थे। वह डर गई और फिर सोचने लगी कि वह यह सब किसी से कैसे छिपाएगी। उसने अपनी त्वचा को छुआ, जैसे उस निशान को मिटाना चाहती हो, लेकिन वह मिट नहीं रहे थे। अगले दिन उसने फिर से अपने शरीर को देखा और यह देखकर घबराई कि निशान और फैल गए थे। वह डर और चिंता में घिरी थी कि कहीं उसके पति ने ये निशान देख लिए तो वह क्या कहेगी, क्या जवाब देगी वह? वह अंदर ही अंदर उस दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन बाहरी तौर पर उसे अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब नौकर कमरे में आया और उसने मसाज करने का प्रस्ताव दिया, तो स्वराली ने डरते डरते कहा, आज तुम सिर्फ मेरे पैर ही दबा दो। वह नहीं चाहती थी कि वह निशान दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर के साए में जी रही थी। क्या होगा अगर किसी दिन उसके पति ने ये निशान देख लिए? वह अपने दिल के डर और उलझन से थक चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। स्वराली की हालत अब बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। नौकर से मिली उस राहत के बावजूद उसकी जिंदगी में गहरे रहस्यों और उलझनों का जाल था। जब वह मसाज करवा रही थी, तो नौकर ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जो उसकी आत्मा को भीतर तक हिला गया। वह बोला, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। स्वराली ने इन शब्दों को सुनकर सोचा कि शायद उसकी थकान और नींद की वजह से वह कुछ गलत समझ रही थी। पर उसकी नींद उस वक्त और गहरी हो गई और सुबह की रोशनी में उसे कुछ समझ में न आया। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि उसका पति बिस्तर में उसके पास था। उसका सिर भारी था और शरीर में दर्द से मानो हर अंग चिढ़ रहा था। लेकिन इस दर्द को नकारते हुए वह अपने पति के पास गई और धीरे से निशान के बारे में बताया। उसने सोचा कि अगर निशान बढ़ रहे थे, तो बेहतर होगा कि वह यह बात अपने पति से कह दे। जैसे ही उसके पति ने उसके शरीर से कपड़े हटाए, उसके चेहरे पर जो भाव आए, वह स्वराली के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थे। वह उछल पड़ा और एक पल में उसके पास से दूर हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसने घृणा से कहा। तुमने बेवफाई की है और तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। स्वराली की समझ से बाहर था कि ऐसा क्या हो गया था कि उसका पति ऐसा कह रहा था। वह बेकसूर थी, फिर भी पति के शब्दों ने उसे तोड़ दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने रोते हुए कहा। मैं बेकसूर हूं। लेकिन उसका पति हंसते हुए बोला, ये निशान तुम्हारी बेवफाई की गवाही दे रहे हैं। अब तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हें तलाक के कागज भेज दूंगा। स्वराली पर जैसे आकाश गिर पड़ा था। पति ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। वह रोते रोते अपने माता पिता के घर लौट आई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की। वे उसके अपने थे, इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया। लेकिन स्वराली के दिल में यह सवाल गूंजता रहा कि क्या उसने सच में कुछ गलत किया था, या वह सिर्फ एक दर्दनाक उलझन में फंसी थी। दुनिया इस तरह चकनाचूर हो जाएगी। तलाक के कागजों ने मेरी पहचान और मेरे सपनों को जला दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं लगातार रोती रही, जैसे किसी ने मेरे सारे अरमानों को चुराकर मुझसे छीन लिया हो। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं जीते जी मर गई हूं, क्योंकि इस बेबसी और दर्द को सहने की ताकत मुझ में नहीं बची थी। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया था और मेरे आंसू देखकर मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुमसे कोई मिलने आया है।
मैं दौड़ते हुए उनके पास गई, सोचते हुए कि शायद मेरे पति आए होंगे अपनी गलतफहमियों को दूर करने। लेकिन वहां कोई और था, वह नौकर जो मेरे घर काम करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ क्यों मिले हो? वह खड़ा रहा और फिर बोला, मालकिन, मुझे उन निशानों के बारे में पता है। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। वो निशान जो मेरे शरीर पर थे और जिनके बारे में मेरे पति ने मुझसे सवाल किया था। मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये निशान कैसे आए? मैं घबराते हुए खड़ी हो गई और बिना सोचे समझे उसकी शर्ट का बटन खोल दिया। अब मुझे सब समझ में आ रहा था। मेरे पति ने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वे सब झूठ थे। मैंने उसकी छाती पर मुक्के मारे और गुस्से में कहा, तुमने मेरे शरीर को कैसे छुआ? तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मालकिन, मेरा नाम विक्रम है। मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुझे तुमसे बहुत प्यार था और मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बनेंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लेकिन एक दिन तुम्हारी सहेली से मैंने सुना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है। मेरे कानों में उसकी बातें गूंज रही थीं और मेरे मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब एक बड़े धोखे का हिस्सा था? क्या मेरे साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मासूमियत का फायदा उठाया गया था? जब उसने यह सब बताया तो मेरी आत्मा जैसे थम सी गई। मुझे याद आया कैसे मैंने उसके हाथों को बचपन से लेकर अब तक अनदेखा किया था। मेरी दुनिया के सभी रंग जैसे एक झटके में फीके पड़ गए थे। वह मुझे बता रहा था कि उसने मेरे घर में काम करने के लिए जानबूझकर खुद को मेरे पास रखा था। एक तरफ तो वह मेरे पास था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल मेरे पास पहुंचने की हर कोशिश में हमेशा अकेला और टूटता रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने धीरे से कहा, और मैं बस उसकी आंखों में डूबती चली गई। मुझे समझ में आया कि उसने जो किया वह शायद एक भटकाव था, लेकिन यह भी सच था कि वह कभी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। क्या तुमने मेरे साथ कभी गलत किया? मैंने कांपते हुए पूछा, जैसे पूरा जहां मुझसे सवाल कर रहा हो। उसने धीरे से मेरा हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे बिना पूछे कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल से ज्यादा कोई चीज मेरे लिए नहीं थी। फिर मेरी आंखों के सामने उन निशानों का ख्याल आया जो हम दोनों के शरीर पर बने थे। वह निशान जो हमारे खामोश रिश्ते की कहानी कह रहे थे। जब मैंने उन्हें दिखाया तो वह हंसा और फिर कुछ देर बाद गंभीर होकर बोला, यह सिर्फ एक इन्फेक्शन था। मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को शक हो जाए, ताकि वह तुम्हारे पास न आए। उसकी बातों में यह सच्चाई छिपी थी कि वह मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी मुझे यह दर्दनाक रास्ता नहीं दिखाया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैं उसकी मासूमियत को समझने लगी। उस दिन मैंने 1 साल बाद, जब मुझे उसकी पूरी सच्चाई और उसकी सच्ची मोहब्बत का एहसास हुआ, उसे माफ कर दिया। हमने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई शुरुआत दी। आज भी मैं उससे उन दिनों के बारे में पूछती हूँ और वह मुझे अपनी कहानियां सुनाता है। 1 साल की सजा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार कभी खुद को साबित नहीं करता, बल्कि वो कभी न कभी हमें सच्चाई का सामना कराता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो काली मॉरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।